नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भावाद भावम नियम के तहत चौथे भाव का फलादेश कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावाद भावम ये नियम होता क्या है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर हर भाव का अपना एक सहायक भाव होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिरूप होता है, हर भाव का अपना एक सूक्ष्म रूप होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिबिंब होता है। और हम लोगों को जब किसी भाव के बारे में गहनता से अध्ययन करना होता है तो उस भाव के साथ साथ उसके सहायक भाव को भी देखना होता है, यानी कि मुख्य भाव और उसका सहायक भाव, ये दोनों भाव का गहनता से अध्ययन करने के बाद फिर हमें प्रेडिक्शन करना होता है। आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो कि जैसे हमें चौथे भाव का गहन अध्ययन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चौथे भाव का अध्ययन करते हैं और उसके बाद चौथे भाव से चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, ये सातवां भाव चौथे भाव का सहायक भाव है। इसीलिए चौथे भाव का अध्ययन करना होता है और उसके बाद उसके सहायक भाव का अध्ययन करना होता है। और ये दोनों भाव का अध्ययन करने के बाद हमें चौथे भाव का प्रेडिक्शन करना होता है। और इसके अंदर टोटल 5 प्रकार के अलग अलग नियम हैं और वो नियम को देखने के बाद ही प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला नियम ऐसा है कि मुख्य भाव बलवान हो और उसका सहायक भाव भी बलवान हो तो चौथे भाव का फल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तुला लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र दिग्बली होकर बैठा है और चौथे भाव का जो स्वामी है कौन है, शनि है। ये शनि लग्न भाव में उच्च का होकर शशियोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, अर्थात चौथा भाव बलवान हो गया। अभी हम आते हैं चौथे भाव से चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, जो चौथे भाव का सहायक भाव है, उसकी स्थिति को भी देख लेते हैं। तो आप देखिए, सातवें भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो सहायक भाव भी बलवान हो गया। तो यहाँ पे चौथा भाव और उसका सहायक भाव दोनों बलवान हो गए। तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। इस व्यक्ति को माता का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अष्टमेश खुद यहाँ पे बैठा है तो आप कह सकते हो इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ये भी आप कह सकते हो। अभी हम दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम ऐसा है कि मुख्य भाव बलवान हो लेकिन उसका सहायक भाव कमजोर हो तो क्या फल मिलेगा। तो चौथे भाव से जो फल मिलने वाला है वो 80 से 85% अच्छा मिलेगा और इसके वजह से 15-20% फल कमजोर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो निश्चित तौर पे ये भाव बहुत ही शुभ हो गया, बलवान हो गया। अभी चौथे भाव से चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, इसकी स्थिति को देखते हैं। सातवें भाव के अंदर आप देखिए केतु नीच का होकर बैठा है और सप्तमाधिपति शुक्र भी नीच का है, तो निश्चित तौर पे सहायक भाव कमजोर हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होगा, बहुत अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ दिक्कतें आएगी, अड़चने आएगी, रुकावटें आएगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये व्यक्ति को माता का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माता के साथ थोड़ा मनमुटाव होगा या माता की तबीयत खराब हो सकती है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम ऐसा है कि
जो मुख्य भाव है ये कमजोर है और उसका सहायक भाव शुभ स्थिति में है, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत तकलीफों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद उसे थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली है, चौथे भाव का हमें प्रेडिक्शन करना है। तो आप देखिए चौथे भाव के अंदर मंगल नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, लग्नेश खुद नीच का होकर बैठा है और केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। तो निश्चित तौर पे चौथा भाव कमजोर हो गया। अभी चौथे भाव से चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, ये सातवां भाव चौथे भाव का सहायक भाव है, उसकी स्थिति को भी नाप लेते हैं। सातवें भाव के अंदर आप देखिए शनि उच्च का होकर शशयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और यहाँ पे शनि खुद दिग्बली होकर बैठा है। सप्तमाधिपति शुक्र भी देखो उच्च का होकर बैठा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत संघर्षों का सामना करने के बाद, बहुत तकलीफों का सामना करने के बाद आखिरकार उसे थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होगा, उसे छोटा मकान, छोटा वाहन का सुख प्राप्त होगा, ये हम कह सकते हैं। अभी आते हैं चौथा एग्जाम्पल कि मान लो मुख्य भाव भी कमजोर है और उसका सहायक भाव भी कमजोर है, तो निश्चित तौर पे इसका फल बिल्कुल अच्छा प्राप्त ना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर अब चौथे भाव में देखिए सूर्य नीच का होकर बैठा है और चतुर्थाधिपति शुक्र भी नीच का है, तो निश्चित तौर पे चौथा भाव कमजोर हो गया। अभी चौथे भाव से चौथा भाव यानी कि सातवां भाव जो उसका सहायक भाव है, उसकी स्थिति को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुरु नीच का होकर बैठा है और सप्तमाधिपति शनि भी नीच का है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मुख्य भाव भी कमजोर, उसका सहायक भाव भी कमजोर। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत, तकलीफें, कष्ट उठाएगा लेकिन अपना एक मकान नहीं बना पाएगा, अपने लिए कुछ एक अच्छा वाहन नहीं खरीद पाएगा। अगर इसे वाहन भी मिलेगा तो जूनी क्वालिटी का, किसी का सेकेंड हैंड यूज किया हुआ मिलेगा, या फिर अपनी पूरी जिंदगी वो अपने पापा के घर में या मम्मी के दिए हुए घर में निकाल देगा, अपना खुद का एक मकान ठीक से न बना पाएगा। अभी हम आते हैं पांचवें नियम के तहत। पांचवा नियम ऐसा है कि मुख्य भाव का जो स्वामी है अगर सहायक भाव में बलवान होता हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। और एक नियम ऐसा भी है कि मुख्य भाव और सहायक भाव आपस में जो परिवर्तन योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। जैसे कि मान लो चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन योग बना तो बहुत अच्छा फल देगा। उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो चौथे और सातवें ये दोनों भाव के स्वामी अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, पीड़ित हो, कमजोर हो, तो उन लोगों को जब भी उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो निश्चित तौर पे तकलीफें आएगी, परेशानियां आएगी। प्रिय दर्शकों, भावाद भावम नियम ये बहुत ही आसान नियम है। इसमें एक मुख्य भाव होता है, एक उसका सहायक भाव होता है और हमें मुख्य भाव और सहायक भाव दोनों की स्थिति को देखना होता है, उसके बाद ही प्रेडिक्शन करना होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने पूरी कोशिश की आपको भावाद भावम नियम के बारे में बताने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।